हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुशाइन आईएएस। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया। दिस इज द लेक्चर 1 ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया। इट इज़ अ सीरीज ऑफ लेक्चर जहाँ पे हम लोग पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया के बारे में हम टोटल होल सिलेबस हम डिस्कस करेंगे और उसके क्लासेस हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो पार्ट है, राइट, ये वैसे तो जीएस पेपर 1 की सिलेबस की पार्ट है जो मेंस में इसके क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना। मेंस का पार्ट है मेनली, लेकिन प्रीलिम्स में भी कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं। और सिर्फ जीएस 1 ही नहीं, दिस पार्ट विल बी हेल्पफुल फॉर योर अदर टॉपिक्स एज वेल। जैसे कि एसे राइटिंग में भी काफ़ी ये हेल्प करता है, आईआर में भी काफ़ी हेल्प करता है, ठीक है ना। तो इंडिया के जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है आफ्टर इंडिपेंडेंस, ये जो क्वेश्चन है ये इंडिया के बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक लेक्चर 1 से। इन द ईयर 1947 इंडिया बिकम्स इंडिपेंडेंट, राइट, एंड द कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस वाज गोइंग ऑन। ओके, द कॉन्स्टिट्यूशन केम इन फोर्स इन द ईयर 1950। 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आता है ऑन 26 जनवरी, राइट। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस जो हमारी लीडरशिप थी उसका मेन फोकस क्या रहा? मेन फोकस था फोकस ऑन द प्रोसेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। क्या हुआ कि वी रिमेन्ड अ कॉलोनी फॉर ऑलमोस्ट 200 years, राइट। तो आफ्टर 200 years ऑफ colonial history, the British left India very poor. We were economically deprived, we were socially backward, we were politically backward. तो आफ्टर इंडिपेंडेंस जब पावर हमारे हाथ में आया, व्हेन इंडिया वाज डिक्लेयर्ड टू बी अ डेमोक्रेटिक कंट्री, तो ये जो नेशन बिल्डिंग प्रोसेस है, नेशन बिल्डिंग प्रोसेस शुरू हुआ और तेजी से। वैसे तो द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म हैड स्टार्टेड right after 1857, right after the revolt of 1857। उसके बाद से ही ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म स्टार्ट हो गया था, और उसी ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म के ऊपर बेस करके इंडियन नेशनल मूवमेंट हुआ, एंड इट इज बेस्ड ऑन दिस इंडियन नेशनल मूवमेंट हमें आजादी मिली, राइट। अब जब आजादी मिल ही गई थी तो अब हमें यह सोचना था कि इस देश को डेवलप कैसे किया जाए, राइट। एंड इट इज ऑन दिस रिगार्ड ये नेशन बिल्डिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो जब हम आजाद हुए तो हमारी जो लीडरशिप थी उसके सामने बहुत सारे चैलेंजेस आ खड़ा हुआ, राइट। तो जितने भी सारे प्रॉब्लम्स थे, बहुत प्रॉब्लम्स तो वैसे बहुत सारे थे, जितने भी प्रॉब्लम्स थे उसको मेनली हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। इकोनॉमिक चैलेंजेस, पॉलिटिकल चैलेंजेस, एंड सोशल चैलेंजेस। मेनली इन दिस 3 कैटेगरी हम डिवाइड कर सकते हैं। दीज आर द बिग 3 चैलेंजेस फेस्ड बाय द लीडरशिप, राइट। तो जो पहला हमारा टॉपिक है द इकोनॉमिक चैलेंज। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारा इकोनॉमिक चैलेंज, हमारे लीडरशिप के सामने इकोनॉमिक चैलेंजेस क्या थी। ओके, पॉइंट नंबर 1, फ्यूडलिज्म एंड जमींदारी हैड टू बी एबोलिश्ड। देखिए, in history, in modern Indian history, you have studied about permanent settlement. Permanent settlement, Rayatwadi settlement, and Mahalwadi settlement. These were the land revenue policies adopted by the British in India. So mostly because of the permanent settlement, एक जमींदारी सिस्टम आ गया था हमारे देश में, खासकर इन द ईस्टर्न साइड ऑफ इंडिया जहां पे परमानेंट सेटलमेंट वाज एक्चुअली इंप्लीमेंटेड। दिस जमींदारी और द फ्यूडल मेंटेलिटी और द फ्यूडलिज्म, कल्चर ऑफ फ्यूडलिज्म दैट वाज देयर इन इंडिया, दैट नीडेड टू बी एबोलिश्ड। क्योंकि ये जो फ्यूडलिज्म था, द फ्यूडल मेंटेलिटी वाज अ मेडिएवल मेंटेलिटी।
So to make India a developed nation, for the progress of India, we needed to first change from medieval mentality to a modern mentality. And to bring a modern mentality, feudal mentality was not at all tolerable. So feudalism needed to be abolished, and along with feudalism, the zamindari system, which was actually the invention or the kind of zamindari system the British had actually implemented on India, that also needed to be adopted. So in this regard, सरकार ने क्या किया, या फिर शुरुआत के जो लीडरशिप थी उन्होंने क्या किया? They started or they adopted land reform policy. Now land reform is itself a very big topic. लैंड रिफॉर्म इटसेल्फ इज अ वेरी बिग टॉपिक, जिसके बारे में आगे चल के हम एक सेपरेट टॉपिक में, एक सेपरेट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ओनली ऑन द लैंड रिफॉर्म. इसके चैलेंजेस क्या थी, अगर वो फेलियर रहा तो क्यों फेलियर रहा, अगर कहीं पे वो सक्सेस रहा तो क्यों सक्सेस रहा, क्या रेट थी उसकी फेलियर या सक्सेस की, लैंड रिफॉर्म एक्चुअली था क्या. ओके, इसके बारे में टोटल टॉपिक के बारे में हम अलग क्लास में हम डिस्कस करेंगे. लेकिन ये जो चैलेंज थी, फ्यूडलिज्म को एबोलिश करना है और जमींदारी को एबोलिश करना है, इसके ऊपर बेस करके हमने लैंड रिफॉर्म चालू की. ये जो फ्यूडलिज्म एंड जमींदारी, इसका जो ड्रॉबैक थी, ये तो बहुत सारा ड्रॉबैक थी. फॉर एग्जांपल, जो हमारे देश में जो नक्सलिज्म फैला, दिस वाज आल्सो एन आउटकम ऑफ दिस फ्यूडल एंड जमींदारी सिस्टम दैट वाज देयर इन इंडिया, जो हम पूरी तरह से उसको खत्म करने में नाकामयाब रहे. Right. So this was our first big challenge on economic field. What was the second point? Second point is there was high economic inequality in India. So the economic inequality had to be reduced. And what was the best method to reduce the economic inequality? देखिए उस टाइम पे जो आइडियोलॉजीज या जो सिस्टम हमारे सामने अवेलेबल थी, एक तो था कैपिटलिज्म which was based on western society, दूसरा था socialism. Right. In USSR, after the Russian Revolution or the October Revolution in the year 1917, first socialist or communist state was established. और उसके बाद से ही हमारे जो बहुत सारे लीडर्स थे, खासकर जवाहरलाल नेहरू was highly influenced by socialism. Right. Now capitalism, in a capitalist society, the society always gets divided into two class. There is class division in capitalist society. On the other hand, socialism talks about socio-economic equality. Socialism talks about socio-economic equality. राइट. और इसी वजह से जो हमारे जो टॉप लीडरशिप थे, उन्होंने ये समझा कि वी नीड टू फॉलो अ सोशलिज्म, बट दे डिड नॉट फॉलो अ स्ट्रिक्ट सोशलिज्म. क्योंकि जो स्ट्रिक्ट सोशलिज्म फॉलो किया गया था यूएसएसआर में, दैट वाज नॉट पॉसिबल इन इंडिया बिकॉज यूएसएसआर वाज नॉट अ डेमोक्रेसी, बट इंडिया वाज अ डेमोक्रेसी लाइक वेस्ट. India was a democracy like West, but we were not adopting capitalism that was there in West. तो हमें बैलेंस करना था, हमें सोशलिज्म भी चाहिए थी फॉर इकोनॉमिक इक्वालिटी, और उसके साथ साथ पॉलिटिकली हमें डेमोक्रेसी भी चाहिए थी. तो हमारे जो लीडरशिप थे उन्होंने क्या अडॉप्ट किया, उन्होंने अडॉप्ट किया सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ इकोनॉमी. देखिए हमारे जो प्रियम्बल में जो सोशलिस्ट वर्ड है, the word that was there in the preamble in our constitution, socialist word, it was not a part of the original constitution. Original constitution में socialist word preamble में नहीं था. It was adopted only in the year 1976 under 42nd Amendment Act. Under 42nd Amendment Act मतलब 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन आने के फोर्स में आने के 26 साल बाद सोशलिस्ट वर्ड को ऐड किया गया था. बट शुरू में इन द ईयर 1950 की मैं बात कर रहा हूं, उस टाइम पे एक सोशलिस्ट पैटर्न फॉलो किया गया था. जो एक्चुअल इकोनॉमिक मॉडल जो फॉलो किया गया था दैट वाज मिक्स्ड इकोनॉमी विथ सोशलिस्ट लीनिंग.
with socialist leaning, and that is why it is called socialist pattern. Okay, so this was our second challenge, economic inequality. Okay, the third challenge in the economic field was maintenance of India's position in the international market. अब देखिए, इंटरनेशनली बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आ चुके थे और आ भी रहे थे. फॉर एग्जाम्पल, यूनाइटेड नेशन हैड कम इन टू बीइंग. ओके, वर्ल्ड बैंक had come into being, IMF was there. Okay, so these international bodies, international organizations were coming into existence. और इंडिया को अगर अपनी सॉवरेंटी को मेंटेन करना था, तो इकोनॉमिक फील्ड में भी इंडिया को एक इंडिपेंडेंस चाहिए थी, क्योंकि विदाउट इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस नो कंट्री कैन मेंटेन इट्स सॉवरेंटी. So maintenance of India's position in international market was also very important to maintain its economic independence. लेकिन हमारे हाथ में तब ज्यादा इकोनॉमिक रिसोर्स थी नहीं, तो हम क्या करते? तो जो सरकार, जो लीडरशिप ने जो पॉलिसी अडॉप्ट किया, उसको कहा गया कि पॉलिसी ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन. नाउ व्हाट इज इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन? इट इज कि हमें कोई भी चीज, ज्यादातर चीज हमें इंपोर्ट करना पड़ रहा था. और जब हम इंपोर्ट करते हैं तो हमारे फॉरेन करेंसी का क्या होता है? फॉरेन करेंसी का आउटफ्लो हो जाता है. और अगर फॉरेन करेंसी आउटफ्लो हो जाएगा तो इन द इंटरनेशनल मार्केट हमारी जो पोजीशन है, इकोनॉमिक जो डोमिनेंस है, वो डाउन होता चला जाएगा. सो द पॉलिसी दैट वाज अडॉप्टेड was import substitution. मतलब हम अभी तो इंपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन उसको धीरे धीरे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे और उसके बदले में हम इंडिजिनस प्रोडक्शन, इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग में हम कंसेंट्रेट करेंगे. इंडिजिनस प्रोडक्शन में हम कंसेंट्रेट करेंगे. राइट. तो बहुत सारे जो हमारे जो टॉप लीडरशिप थे, शुरुआत के जो लीडरशिप थे, उन्होंने बहुत सारे PSUs और फैक्ट्रीज सरकार एस्टेब्लिश करने लग गए. स्टील फैक्ट्री, कोल माइंस, दे स्टार्टेड टू एस्टेब्लिश दिस इंडस्ट्रीज, ताकि इंपोर्ट हमें सब्स्टिट्यूशन हम कर पाए और हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज का जो आउटफ्लो है, उस आउटफ्लो को हम रोक पाए. ओके, तो दैट वाज आल्सो अ वेरी बिग चैलेंज इन द बिगिनिंग. What is the fourth point? Fourth point is, at the same time, growth rate had to be increased. क्योंकि देखिए, at the time of independence हमारी जो population थी, that was almost around 30 crore. Around 30 crore itself was a very big number. और हमारे देश की जो इतना विशाल population है, उसकी जो requirements है, उसकी जो डिमांड है, उसको भी तो सप्लाई करना था. और अगर डिमांड को सप्लाई नहीं कर पाएंगे तो हाई इन्फ्लेशन होगा. अगर हाई इन्फ्लेशन होगा तो इसमें सबसे ज्यादा इफेक्टेड कौन होगा? जो पुअर सेक्शन है, वो सबसे ज्यादा इफेक्टेड होता है. और इंडिया के ज्यादातर लोग बिलो पॉवर्टी लाइन ही थे. अगर लोगों को बिलो पॉवर्टी लाइन से ऊपर लाना था तो what was the only way? The only way was to increase the supply of goods and services so that the people's necessities can be fulfilled. What is poverty? Poverty is not actually lack of money. Poverty is not actually lack of money. Poverty is actually lack of goods and services. वो होता है एक्चुअल पॉवर्टी. जब लोगों की जो जरूरत है वो जब लोगों को नहीं मिल पाता है, तब वो जो कंडीशन है उसको पॉवर्टी कहा जाता है. सो द ग्रोथ रेट हैड टू बी इंक्रीज्ड और एल्स वी कुड नॉट हैव मैट जो कि हम सोच रहे थे. तो इन दिस रिगार्ड सरकार ने क्या किया? सरकार ने प्लान्ड इकोनॉमी शुरू की विथ 5 ईयर प्लानिंग. अब ये जो 5 ईयर प्लानिंग की जो कॉन्सेप्ट था, दैट वाज टेकन फ्रॉम USSR. तुम लोग को पता होगा कि इन USSR इन द ईयर 1928 अंडर स्टालिन 5 ईयर प्लानिंग स्टार्ट की गई थी. और इसी 5 ईयर प्लानिंग के वजह से USSR एक बहुत बड़ी मुसीबत से बचा था. एंड दैट
problem was the Great Depression. The Great Depression. That took place in the year 1929-30. The Great Depression had affected almost the entire world. लेकिन वो यूएसएसआर को इफेक्ट नहीं कर पाया. क्यों? क्योंकि यूएसएसआर में प्लान्ड इकोनॉमी चल रहा था अंडर 5-year प्लानिंग. And that was very much influential. That inspired our leadership, especially Nehru, to adopt the planning economy, 5-year plan for growth, for increase of the growth rate. Okay. Next is investment was required. हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए थी. किसी भी हालत पे हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए थी. अब इन्वेस्टमेंट दो जगह से आ सकता है. या तो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट हो सकता है, देश के लोग वो इन्वेस्ट कर रहा है, या तो फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो सकता है. अब क्या उस टाइम पे जरा सोचिए, इन द ईयर 1950s के टाइम पे हमारे देश में डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट का स्कोप कितना था? कितने लोगों के पास हमारे देश में कितने लोगों के पास पैसा था कि वो इन्वेस्ट करे? ज्यादातर लोग तो गरीब थे. और जब लोग गरीब होता है, अगर किसी का कोई इनकम है, उस इनकम से पहले तो वो अपना बेसिक नेसेसिटीज फुलफिल करेगा ना, तब तो जाकर के सेविंग करेगा तब तो जाकर के वो इन्वेस्ट करेगा. अगर सेविंग्स ही नहीं है तो वो इन्वेस्ट क्या करेगा? तो हमारे देश के जो ज्यादातर लोग थे, वो जो गरीब थे, वो अपना सारा इनकम अपने बेसिक नेसेसिटीज को फुलफिल करने में खर्चा कर देता था. तो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट वाज नॉट एन ऑप्शन, और इसका स्कोप ऐसा था नहीं कि वो हमारे इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर पाए. तो हमारे पास ऑप्शन एक ही था, फॉरेन इन्वेस्टमेंट. फॉरेन से हमारे पास पैसा है. अब अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारे सामने ऑप्शन है, तो ये दो तरीके से हो सकता है. एक तो एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और एक्सटर्नल बोरोइंग. दिस इज द सेकेंड ऑप्शन, एक्सटर्नल बोरोइंग. अब डिबेट चला कि हमें कौन सा ऑप्शन लेना चाहिए. एफडीआई में एक सुविधा है कि वो लायबिलिटी नहीं बढ़ाता है, और उससे क्या होता है, बाहर से इन्वेस्टमेंट आता है, यहाँ पे फैक्ट्री एस्टेब्लिश होगा, ऑल्दो इट्स अ फॉरेन कंपनी, क्योंकि लेकिन यहाँ पे एक फैक्ट्री एस्टेब्लिश होगा, वहां पे कुछ लोगों को काम मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, देश की जीडीपी भी बढ़ेगी. लेकिन इसमें प्रॉब्लम यह है कि वी विल कीप ऑन डिपेंडेंट ऑन द फॉरेन कंट्रीज, क्योंकि है अल्टीमेटली वो फॉरेन कंपनीज. और अगर वो फॉरेन कंपनी है तो उस कंपनी में हमेशा उस देश की सरकार की कोई ना कोई कंट्रोल जरूर रहेगा, कोई ना कोई इन्फ्लुएंस जरूर रहेगा. तो जरूरत के टाइम पे, इमरजेंसी के टाइम पे हो सकता है कि वो कंपनी हमारे देश में फंक्शन करना बंद कर दे. और अगर हम उस कंपनीज, फॉरेन कंपनीज के ऊपर डिपेंडेंट हो जाए, और वो कंपनीज अगर यहाँ पे फंक्शन करना बंद कर दे, तब तो हमारे लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा. फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई, एट दैट टाइम कुड नॉट बी अ सॉल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम दैट वी वर फेसिंग एट दैट टाइम फॉर इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस. दूसरा प्रॉब्लम एफडीआई के साथ ये था कि जो फॉरेन कंपनीज थी, उसकी कैपेबिलिटी इंडियन कंपनीज से बहुत ज्यादा थी, क्योंकि इंडियन कंपनीज तो वाज एट इट्स नेसेंट फेज, धीरे धीरे बन ही रहा था. तो अगर फॉरेन कंपनीज ज्यादा एफिशिएंट है, उसकी इकोनॉमिक रिसोर्स इंडियन कंपनी से ज्यादा है, तो उसके लिए बहुत आसान था कि इंडियन कंपनीज को चोक आउट करना, इंडियन कंपनीज को खत्म करना. और अगर सारे इंडियन कंपनीज खत्म हो जाएंगी, तब तो वी विल बी कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन द फॉरेन कंपनी. तो एफडीआई वाज ए गुड ऑप्शन एट दैट टाइम, लेकिन फिर भी हमारे लीडरशिप ने एफडीआई के ऊपर भरोसा नहीं किया, कीपिंग इन माइंड एट दैट टाइम टू मेंटेन आवर सॉवरेंटी. और ये सॉवरेंटी तभी मेंटेन हो सकती है, जब हमारे इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस रहे. तो दूसरा जो ऑप्शन बचा हमारे सामने, दैट इज एक्सटर्नल बोरोइंग, और वही हमने अडॉप्ट किया. हमने फॉरेन से लोन लेना शुरू किया. इससे हमारे लायबिलिटीज तो बनी, लेकिन इससे फायदा ये हुआ कि कुछ इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुई, और उसके सहारे हमारे कुछ छोटे छोटे इंडियन कंपनीज भी बनना शुरू हुआ, इंडियन मैन्युफैक्चरिंग, इंडियन प्रोडक्शन भी शुरू हुआ.
उसी फॉरेन इन्वेस्टमेंट के सहारे कुछ कुछ पीएसयूज भी बनाए गए। नेहरू के जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जो मॉडल थी, दैट इज बेस्ड अपॉन ट्रिकल डाउन थ्योरी, दैट वाज बेस्ड अपॉन ट्रिकल डाउन थ्योरी। राइट, ट्रिकल डाउन थ्योरी का मतलब जो पीएसयूज बनेंगी वहां पे कुछ लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, उसको पैसा मिलेगा, सैलरी के तौर पे उसको पैसा मिलेगा। अगर उसको पैसा मिला तो वो क्या करेगा, वो मार्केट में जाएगा, कुछ सामान खरीदेगा, तो वो पैसा मार्केट में उसके नीचे के लेवल के लोगों के पास आया। अगर उनके पास पैसा आया तो वो क्या करेंगे, वो भी अपने जरूरत के हिसाब से कुछ कुछ चीजें अपने लोकल एरिया में खरीदना शुरू कर देगा, तो वहां के लोकल एरियाज के लोगों को भी कुछ कुछ पैसा मिलने लगा। तो ये जो पैसा, दिस इज कॉल्ड ट्रिकल डाउन। सरकार क्या कर रहा है, एकदम टॉप लेवल पे पीएसयू उस पे पैसा डाल रहा है, वहां से वो पैसा धीरे धीरे ट्रांसफर हो रहा है एट द लोअर लेवल। राइट, so these are the most biggest challenges in the economic field that India faced. Okay, in the next class, next video, we are going to discuss about the grand economic model that was adopted और वो किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस करके वो ग्रैंड इकोनॉमिक मॉडल बनाया गया था। Okay, so that's all for this class. See you in the next video. Thank you.